बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JIT जो बनाई गई थी जनाब, जो प्रोबिन कर रही थी, तहकीकात कर रही थी जनाब कि जो ये बैंक अकाउंट सामने आ जाते हैं और इसमें अरबों रुपए लोगों के नामों से निकल आते हैं, और ओमनी ग्रुप के बारे में भी तहकीकात कर रही है, और इसके अलावा जरदारी साहब की क्या फरियाल बीबी जिनके बारे में तहकीकात जारी हैं, उनके बारे में पहली मर्तबा जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उससे तहकीकात पर असर पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पहली दफ़ा मंजर आम पर आएंगी जो मेरे ख्याल में पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी ना देखी होंगी जी। एक तो मैं ज़रा सिलसिला बता दूँ। मसला ये है कि जनाब JIT ने जो फाइंडिंग्स की हैं वो ये है जनाब के ब्लैक मनी जो है, यानी कि 2 नंबर पैसा जो है वो कैसे बैंकों में जाता है, उनकी तफसीलात क्या हैं, और उसके अलावा क्या क्या तहकीकात अभी तक हो चुकी है वो ज़रा मैं शेयर करूँगा जी। और उसमें डिटेल्स कुछ इस तरह है कि अभी तक 107 यानी कि 107 बेनामी अकाउंट्स मिले हैं, जिनमें से 54 बिलियन रुपीस की तस्दीक हो चुकी है। यानी कि 107 बेनामी अकाउंट्स मिले हैं जनाब, जिनमें से 54 बिलियन रुपीस की तस्दीक हो चुकी है। इससे आगे थोड़ा सा चलूंगा जी। 42 ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जो गरीब गुरबा के नाम पे, जैसे किसी फलूदे वाले के नाम पे निकल आया, किसी और गुरबा के रेडी वाले के नाम पे निकल आए अकाउंट्स, वो 42 ऐसे अकाउंट्स हैं जो गरीब गुरबा के नामों से खोले गए, जिनमें से 47 बिलियन रुपीस जनाब मिलने की तस्दीक हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 42 ऐसे अकाउंट्स हैं जो गरीब गुरबा के नाम पे मिले हैं जनाब, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कोई फलूदे वाले के नाम से मिले हैं जनाब, कोई रेडी वाले के नाम से, या जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनको नहीं पता था कि उनके नामों पे भी अकाउंटों में इतने पैसा डला हुआ है, उनके डेफिनेटली ID कार्ड मिसयूज हुए। और 42 ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जो गरीब गुरबा के नामों से खोले गए, जिनमें से 47 बिलियन रुपीस जनाब मिलने की तस्दीक हुई है। अब JIT जो है, JIT अपना काम जारी रखे हुए है जनाब, और JIT ने तकरीबन जो विटनेसेस हैं, यानी कि जो विटनेसेस अभी तक जिनकी फहरिस्त सामने आई है, वो विटनेसेस की फहरिस्त को तकरीबन 650 लोगों की है, यानी कि 650 लोगों की विटनेसेस जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। जब ये फाइनल फाइंडिंग्स जो है वो शेप अप हो जाएंगी तो उसमें 650 लोगों की विटनेसेस जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। अब ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि विटनेस प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, तो उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है, उन विटनेसेस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जनाब आप विटनेसेस मत दें, कल लोग हम हुकूमत में दोबारा वापस आ जाएंगे, या हम लोग जनाब फिर एक दफ़ा जो अब यहाँ पे क्राइसिस आए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर सामने आएंगे, तो फिर जितने विटनेसेस होंगे हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस किस्म की थ्रेट्स मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक जो लिस्टेड विटनेसेस हैं वो 650 हैं। उनमें से कई लोगों की जनाब विटनेसेस जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन ऑल टुगेदर 650 लोगों की विटनेसेस रिकॉर्ड होनी है जनाब। जैसे मैंने पहले कहा, कई लोगों की विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन टोटल नंबर जो है विटनेसेस का वो 650 है। उनकी फहरिस्त जो है वो 650 लोगों की है, 650 लोगों की विटनेसेस रिकॉर्ड होनी है जी। अभी रिसेंटली जब ये सारा क्राइसिस चल रहा है और जनाब यहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी हीट फेस कर रही है, और उनको भी जनाब इस किस्म की सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद जनाब अब कहा यह जाता है कि जनाब आज गिरफ्तारी हुई जरदारी साहब की, कल गिरफ्तारी हुई, या फरियाल बीबी की आज गिरफ्तारी हुई या कल गिरफ्तारी हुई, इस किस्म की अफवाहें जो हैं फैली हुई हैं। लेकिन इन अफवाहों के बावजूद अनवर मजीद जबकि अंदर हैं, वो भी जनाब हीट फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अनवर मजीद साहब के बेटे जो हैं एलिजिडली रिपोर्टेडली उन्होंने जनाब हाल ही में हुकूमत सिंध से 32 बिलियन की सब्सिडरी मंजूर करवाई है।
सो क्राइसिस चल रहा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम 32 बिलियन रुपयों की सब्सिडरी अनवर मुजीद के बेटे ने रिपोर्टेडली मंजूर करवाई है जनाब हुकूमत सिंध से। अब ये ज़रा थोड़ी सी आगे मैं बताता चलूं कि हालात क्या थे इस ग्रुप के। ये जो बिजनेस ग्रुप टाइकून बन गया है और किसी ज़माने में इसके हालात क्या हुआ करते थे। 2006 में सिर्फ जो है 25 लाख रुपए का कर्जा इन्होंने अप्लाई किया था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कि 25 लाख रुपए का 2006 में इन्हें कर्जा चाहिए था, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 लाख रुपए का कर्जा नामंजूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं जी, आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं है या कुछ आपकी चीज़ें मुकम्मल नहीं है डॉक्यूमेंट्स, इसलिए हम आपको 25 लाख रुपए का कर्जा नहीं दे सकते। लेकिन अब हालात ये हैं जनाब कि 51.18 बिलियन रुपए कर्जे लिए जा चुके हैं। 51.18 बिलियन रुपए के कर्जे बैंकों से लिए जा चुके हैं। और इस वक्त जो जनाब जो एम्पायर सारी खड़ी हुई है, उस एम्पायर में मैं उसकी डिटेल्स कुछ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 16 शुगर मिले हैं जनाब और 19 पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, एक सीमेंट फैक्ट्री है, नेशनल गैस भी है और 2 ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां हैं जनाब। ट्रैक्टर की फैक्ट्रियों को भी एक बड़ा अच्छा कमाल है, इसमें भी तफ्तीश हो रही है जनाब, और इसकी तफ्तीश पे आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है कि जो ट्रैक्टर होता है उसका रिंग पिस्टन जो होता है उसको इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट जो किया जाता है रिंग पिस्टन वो उसकी सेल्फ असेसमेंट की जाती है। जो इंपोर्ट करने वाला है वो खुद ही असेसमेंट कर रहा है कि जनाब इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, कस्टम वाले जनाब असेसमेंट नहीं कर रहे। इंडिया में अगर आप चले जाए तो इंडिया के अंदर ये होता है कि जनाब असेसमेंट जो होती है वो कस्टम वाले करते हैं, आप सेल्फ असेसमेंट पे नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ पे अजीब कमाल है कि कस्टम वाले जनाब सो गए और कस्टम वालों ने जनाब कहा कि जो बंदा इंपोर्ट करा रहा है रिंग पिस्टन, ये वो जनाब इंपोर्ट जो कराने हैं उसने रिंग पिस्टन, वो जनाब खुद ही असेसमेंट कर दे कि जनाब रिंग पिस्टन कितने का पड़ेगा, $1 का पड़ेगा या $1.5 का पड़ेगा, वो जनाब वो अपनी मर्जी से उसको उसकी प्राइस लगा दे। लेकिन जब दूसरे हमारे हमसाए मुल्क में इंडिया में सेल्फ असेसमेंट नहीं होती, वहाँ पे कस्टम वाले खुद असेस करते हैं कि जनाब ये रिंग पिस्टन कितने का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रिंग पिस्टन का, लेकिन यहाँ पे रिंग पिस्टन की बात दुरुस्त है, इंडिया में रिंग पिस्टन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। 2002 में जी पहली शुगर मिल लगाई गई और अब 2018 में अगर देखा जाए तो तकरीबन 96 कंपनियां बन चुकी हैं जनाब। तो बड़ा अच्छा बूस्ट मिला जनाब, 96 कंपनियां बन चुकी हैं जनाब। और 2002 में सिर्फ एक शुगर मिल थी जी। तो बड़ा एक्सपेंड हुआ बिजनेस जी। बैंकों ने कर्जे देने में और अकाउंट खोलने में कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। देख रहे जी, आप जाते हैं, आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, तो बैंक अकाउंट जब खोलने के लिए आप किसी बैंक में घुसते हैं तो वो आपको एक लंबी एक SOP है जो फॉलो करनी पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा जनाब ID कार्ड, ये वो, दस्तखत करें, ये करें, वो करें। सो एक लंबा प्रोसीजर है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे शनाख्ती कार्डों के ज़रिए जनाब बैंकों के अकाउंट खोले गए जिनका सर पैर कोई नहीं था। इसीलिए मैंने कहा ना जी, गरीब गुरबा जो थे उनके नाम पे बैंक अकाउंट खोले गए और उनकी 42 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो गरीब गुरबा के नाम पे खोले गए और जिसमें से 47 बिलियन रुपए जनाब मिले हैं। सो वो बैंकों ने भी प्रोसीजर जो होता है, चाहे वो कर्ज देने का हो या बैंक अकाउंट खोलने का हो, उन्होंने फॉलो नहीं किया उसको। उन्होंने क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि बैंक वाले खुद इन्वॉल्व थे, वन वे और दी अदर बैंकों वाले खुद इन्वॉल्व थे। अब वो बैंकों वाले इन्वॉल्व थे तो वो जनाब उसने कोई ना कोई गड़बड़ तो करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो आप एक थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करें बैंकों के अंदर तो जनाब बैंक वालों का फ़ोन आ जाता है, जनाब आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल रहे हैं, वो फ़ोन कर देते हैं। या आपको जनाब को मैसेज आ जाएगा जनाब कि आपका चेक आया था इतने पैसों का, वो जनाब विड्रॉ करने के लिए बंदा खड़ा हुआ है या वट एवर।
सो आपको इंटीमेशन दी जाती है, लेकिन इन दीज पर्टिकुलर केसेस किसी को इंटीमेट नहीं किया गया, किसी फलूदे वाले को, किसी गरीब गुरबा को इंटीमेशन नहीं मिली कि जनाब आपके बैंक में पैसे आ गए या बैंक से पैसे निकल रहे हैं, तो वो नहीं किए गए। इंपोर्ट्स जो है ओमनी ग्रुप की जनाब, वो मैं आपको बता दूं, वो रिपोर्टेडली 470 बिलियन रुपीस की हैं इंपोर्ट्स, जबकि इस ग्रुप के असासे जो हैं वो 35 to 40 बिलियन में है। अगर ये कहा जाए कि जनाब ये पैसा जो है जो बाहर निकाला गया, मुल्क से बाहर निकाला गया, या मुल्क से बाहर यहाँ से दुबई गया और दुबई से आगे जहाँ पे भी जाना था, यूरोप में गया या जहाँ पे भी गया, तो वो कैसे गया, तो वो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बैंकिंग चैनल से ही गया, वो बैंकिंग चैनल से ही गया और बिजनेस की मद में, बिजनेस के गार्ब में या बिजनेस के कवर में गया जनाब कि बिजनेस हो रहा है जनाब, रिंग पिस्टन शायद खरीदे जा रहे हैं जनाब यूरोप से ट्रैक्टरों के। खैर एनीवेज, सो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पैसा गया जनाब। और दुबई में जब यहाँ से पैसा जाता था दुबई, तो दुबई में एक अकाउंट था किसी बैंक में खुला हुआ था, और उस बैंक के अकाउंट का जो टाइटल था वो ओरिएंट कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट था, उसके अंदर जनाब पैसे जमा किए जाते थे। अब शुगर का एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि शुगर में सब्सिडरी कितनी मिलती है जनाब। सब्सिडरी मिलती है जनाब 10 रुपये 70 पैसे हुकूमत सब्सिडरी देती है चीनी पर, और सिंध हुकूमत जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 9 रुपये दे देती है जनाब सब्सिडरी, और जबकि 6 रुपये के टैक्सी लगते हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे क्या कुछ होता रहा और कैसे होता रहा। अब ये मुद्दा जो है, ये सारी चीज़ें जो डिटेल मैंने पहली मर्तबा आपके सामने रखी हैं, जैसे कि 650 गवाह हैं, उनके बयानात जनाब रिकॉर्ड किए जाने हैं, उनमें से कई लोगों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ लोगों के बयानात रिकॉर्ड होना बाकी हैं, और उसके अलावा जनाब 107 बेनामी अकाउंट्स थे जिनमें से 54 बिलियन रुपीस मिलने की तस्दीक हुई है, और 42 ऐसे अकाउंट्स थे जो गरीब गुरबा के नाम थे जिनको पता ही नहीं था उनका आईडी कार्ड कैसे मिसयूज़ हुआ, और उसमें डेफिनेटली उसमें जनाब इन्वॉल्व थे बैंकों वाले, और उनके अकाउंट से 42 अकाउंट्स गरीब गुरबा के नाम से जो बनाए गए थे अकाउंट्स, उनमें से जनाब 47 बिलियन रुपए की तस्दीक हो चुकी है। और ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त, और ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो JIT ने अभी तक जो काम किए हैं। मैंने पहले कहा आपसे कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं शायद शेयर ना कर सकूं, और क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन जो है या JIT की इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें रुकावट पड़ सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें स्कैन करके आपके सामने रखी है जो मेरे ख्याल में शेयर करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताता चलूं जी कि मैं दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली आगे लेके चलना चाहूँगा कि ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी से, और उनसे भी पूछना चाहूँगा कि 650 लोग जो है यानी कि विटनेसेस जो हैं, उनमें से कुछ लोगों की विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, JIT ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और कुछ लोगों के विटनेसेस जो हैं अभी रिकॉर्ड होना बाकी है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो गवाहान है उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उनको जनाब हर किस्म का प्रेशर जनाब फेस करना पड़ रहा है कि वो गवाही ना दें। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा ये कि जो एहतजाज जारी है पिछले कुछ रोज़ से, उसके बारे में PTI क्या करना चाहती है, क्या जो अपील दायर की है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो एतराज़ है कुछ लोगों को जो सड़कों पे निकले हुए, उसके बारे में जो अपील दायर की गई है, अपील का फैसला आने से पहले जनाब हुकूमत वक्त चाहेगी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग सड़कों पे उनको घर भेज दिया जाए, या उससे बाद वो करना चाहेगी, या वो लास्ट रिजॉर्ट जो है यानी कि फोर्स का इस्तेमाल जो है वो करना चाहेगी, कैसे मैनेज करना चाहेगी इस सब चीज़ों को एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कायरा साहब 650 गवाह हैं, विटनेसेस हैं जिनके बयानात कुछ के कलमबंद हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ के बयानात अभी रिकॉर्ड होने हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट द केसेस जो प्रोब हो रही है फेक अकाउंट्स की, और जरदारी साहब के प्रोब इन कर रहे हैं जो JIT, उसके बारे में मैं रेफर कर रहा हूँ. व्हाट डू यू सी कमिंग आउट ऑफ दिस जी? और क्या हीट फेस करने के, जरदारी साहब तो कह चुके हैं जनाब कि अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, और भी इससे आगे बहुत चीज़ें कह चुके हैं वो. बट व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर जी? देखिए जी, पहली बात तो राणा साहब ये है कि 650 हो या 1650 हो, बिल्कुल ये सारी तफसीली तौर पे तहकीकात होनी चाहिए, गवाहों के बयानात कलमबंद होने चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए. मैं तो कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा कदम उठा लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अब ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए कि इस मुल्क के वो कौन लोग हैं जिन्होंने फेक अकाउंट रखे हुए हैं और जेली कारोबारों के, जेली कागजात के जरिए, जेली अकाउंट्स के जरिए वो अपने पैसे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर ट्रांसफर करते हैं. और ये अकाउंट किसी एक शहर में नहीं है, सिर्फ कराची में नहीं है, बाकी शहरों में भी है. सारे अकाउंट प्रोब होने चाहिए, और जितने JIT ने अभी गवाह बुलाए हैं भले इससे डबल हों, बिल्कुल होना चाहिए. मैं तो इस पे ये कहूँ. अच्छा, चले एक और मेरे पे रिपोर्टेडली एक खबर है मेरे पास कि तकरीबन कोई 12 बिलियन रुपए ओमनी जो है या अनवर मजीद साहब जो है, इस तरह लेट मी पुट इट दिस वे, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए तैयार है और किसी वक्त भी वर्किंग डेज में नेक्स्ट वीक हो सकता है वो जमा हो जाए. सर, मेरा वर्किंग ओमनी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनका वकील नहीं हूँ. वो 12 बिलियन कराना चाहे, 22 कराना चाहे, 2 कराना चाहे, नहीं कराना चाहे, सुप्रीम कोर्ट उनको जजा दे, उनको सजा दे, उनको क्या करे, मेरा तो इससे कोई गर्ज नहीं है. अच्छा, चले ठीक है जी. अच्छा, लेट्स कम टू द प्रेजेंट सिचुएशन जी. ये जो स्टैंड ऑफ हुआ पूरे पाकिस्तान में और डिफरेंट स्पॉट्स पे, और हाउ डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड टैकल इट? क्योंकि आपने अपने दौर में, जब आपकी दौरे हुकूमत था, उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब भी आए थे, उस वक्त आपने 3-4 रोज़ में मसला हल करके साइड पे कर दिया था और वो लोग वापस चले गए थे. एंड देन अगेन आपके फिर इस किस्म की सिचुएशन आपकी जो बनी थी, उसको हैंडल आपने जब किया, आपकी हुकूमत ने किया, उसमें आपने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया था कायरा साहब. सो अभी आपके नज़दीक, आपके ख्याल में व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन टू दिस स्टैंड ऑफ जी? राणा साहब, देखिए ये बड़ा जज्बाती और बड़ा हसास मामला है. पहली गुजारिश तो ये है कि जो मोहब्बत रसूल है, हुब्बे रसूल है, उस पर तो हर मुसलमान की जान कुर्बान है, उस पर तो कोई पीछे हट नहीं रहा. न कोई पीछे है, न किसी की वहां पे इजारादारी है, सभी उस पे कुर्बान है. हमारा मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को बड़ा हसास तरीके से देखने की जरूरत थी. गवर्नमेंट डायलॉग भी कर रही है और बढ़ के भी मार रही है. इनको चाहिए यह था कि अगर इन्होंने डायलॉग करना था तो फिर बढ़ के मारने का और कानून अपना रास्ता लेगा, जिस तरह वजीर आजम ने भी कहा और वजीर इस्लाहात ने भी कहा. यह बड़ा अफसोसनाक रवैया है, चाइल्डिश रवैया मैं कहूँगा, बल्कि कि आप एक तरफ उनको इंस्टिगेट करेंगे, धमकियां देंगे, दूसरी तरफ आप तरले करेंगे, इस तरह काम नहीं चलेगा. उनको चाहिए ये कि वे ये मोहब्बत रसूल सबके लिए इशू है जी, किसी एक जमात की उस पर मिरास नहीं है. और वकला को खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, हमें उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, एतराज हम कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि वो हतमी तौर पे इस मुल्क के अंदर जो भी फैसले होते हैं, भले वो आम अदालतों के हों या वो फैसले इवन इस्लामी शरई अदालतों के फैसले हों, उन फैसलों की हतमी अपील उन्होंने सुननी होती है. अब ये तो नहीं हो गया कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो भी मुनकर हो गए हैं और जर्नैल भी मुनकर हो गए हैं, और हम फौज को भी कहें कि तुम बरामद कर दो, और हम जजों के लिए भी फतवे दे दें कि उनको कत्ल कर दो. ये तो राणा साहब किसी सूरत तक टॉलरेबल सूरत हाल नहीं हो सकती. और अब देखना ये भी है कि क्या ताकतवर जिसके पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं
वो अदालतों को ना सिर्फ गालियां दे बल्कि अदालतों को कत्ल करने की धमकियां दे और जो फौज के अंदर बगावत की दावतें दे, उसके खिलाफ कोई स्टेट कुछ करती है कि नहीं, माजी में नहीं किया तो आज हम उसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल इस पे अदालती फैसले के ऊपर सिवाय अदालती रिव्यू के इस तरह का कोई अमल तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता अब ये डायलॉग के जरिए क्या अचीव कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। आपने एक बात कही अभी, आपने कहा जी एक जगह हुकूमत जो है वो एक हम्बल स्टैंस लेती है, तरले मिन्नते कर रही है, और दूसरी जगह उनका बड़ा हॉस्टाइल किस्म का एग्रेसिव किस्म के बयानात आते हैं। तरले मिन्नते क्यों कर रही है? आपको कोई इस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं आपके पास कि तरले मिन्नते कर रही है हुकूमत? मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। अच्छा। मैंने सिंपल एक बात कही, जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, किसी को राजी कर रहे हैं, तरला ही होता है ना कि मेहरबानी करें, छोड़ दें, लोगों को तकलीफ हो रही है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं फला। तो गवर्नमेंट जो होती है वो बुनियादी तौर पे रिक्वेस्ट कर रही होती है या वो सॉफ्ट रवैया रख के लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही होती है। तो ये तरला होता है, मतलब इसको आप कोई ये सोच रंग में तरला नहीं को पिछले पाँव पकड़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है तो मुज़ाकरात में गवर्नमेंट दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम टांगे तोड़ देंगे, हम देख लेंगे। तो ये चाइल्डिश रवैया है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर संजीदगी से मुज़ाकरात कीजिए और उनकी क़यादत को समझाइए कि गवर्नमेंट के पास या कानून नाफिज करने वाले इदारों के कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट टू एग्री विद द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कि इस मुल्क के बड़े बड़े फैसले, मेरी जमात को सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों से बहुत सारे इख्तिलाफ हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होना है, हुआ है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम गवर्नमेंट को अपनी रेट भी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। मुझे जो इसके अंदर से जो मैं अखज़ कर सकता हूँ सारी चीज़ें आपकी गुफ्तगू में से, एंड एट द वेरी सेम टाइम आप ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको एहसन तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पा रही। सो वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि कैसे करना चाहिए हैंडल इनको। राना साहब, अब क्योंकि मैं पहली गुजारिश ये कर दूं कि मेरी जमात ने हमेशा इस मामले में, क्योंकि ये बदबी मामला है, जज्बात का मामला है, और मैं फिर कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुर्मत जो है उसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं है कायरा साहब, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। जमात ने हमेशा इस पर राइट मौकफ लिया है। आज जो गवर्नमेंट बैठी है, कल इन्होंने ही मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, और जब ये धरना देने गए थे यही अब आप सारे, तो उन्होंने उस वक्त इनका साथ देके इंस्टिगेट किया था चीजों को। भी कह रहे थे कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। वैसे कायरा साहब, मैं थोड़ा सा जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे याद पड़ता है, उस वक्त तो पीटीआई हुकूमत में नहीं थी जो आप रेफर कर रहे हैं, और पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ भी बातें होती थी, और उस वक्त तो अपोजिशन में थे पीटीआई वालों ने उनका साथ तो उस वक्त नहीं दिया था। किस कानून का जिक्र हो रहा था, उस कानून के अंदर होने वाली उस तरमीम को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया पीटीआई ने जलसों में और उनके साथ खड़े होके मीडिया में, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, और उससे एनकरेजमेंट हुई ना। वैसे जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं कायरा साहब, यही इसी किस्म का स्टैंड ऑफ था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, लेकिन उसी स्टैंड ऑफ में पीटीआई को भी कुछ अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाता था जो धरने में या जुलूस में लोग मौजूद थे। जी देखिए, उस धरने से क्या होता था, मुझे धरने वालों की बात नहीं कर रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो अहबाब आज गवर्नमेंट में है, कल इनका मौक़िफ़ जब तौहीन अदालत कानून के ऊपर जब पे धरना हुआ था, उस वक्त जरा निकाल लीजिए अपने आर्काइव से, आपको समझ आ जाएगी क्या कह रहे हैं। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अब उसको एक तरफ रख दीजिए। आज जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें मेरी जमात का मौक़िफ़ कल भी अपनी जगह कायम था, आज भी अपनी जगह कायम है कि इसके ऊपर हुकूमती इदारों में बैठे, पार्लिमान में, सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में जजेस जो हैं, फौज के जो सरबराह जनरल हैं या फौजी जो सिपाही हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे मुसलमान और नबी की हुर्मत को मानने वाले और यकीन रखने वाले हैं कि किसी एक ग्रुप की निराश नहीं है कि वो इसकी बुनियाद पे आके सड़कें बंद करके और पाकिस्तान को मुअत्तल कर ले। इस पे गवर्नमेंट का मैं राय नहीं दे सकता, इसलिए कि राय तो आप तब दे सकते हैं जब आपकी राय सुनी जाने का इम्कान हो। उसके कई पहलू होते हैं। हमारे दौर में जब हुआ था तो हमने कोई धमकी नहीं दी थी
हमने जाके उनके साथ मुज़ाकरात किए थे और वज़ीर आज़म को आके बता के उसका एग्रीमेंट लिखा था और उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारा अपनी बात का भरम रखा था। मोहसिन साहब, आपके ख्याल में ये आप लोग जल्द से जल्द इसको हल करना चाहेंगे क्योंकि अवाम की मुश्किलात आपके सामने हैं, या आप चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग सड़कों पे उनको आप एग्जॉस्ट होने देंगे, यानी कि उनको जितना टाइम मिल सके उनको देना चाहेंगे कि जितनी दिल चाहता है वो अपना जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो कर लें, तो फिर उसके बाद आप लोग इनको मैनेज करेंगे? जी देखिए मुबशर साहब, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं है कि रसूल पाक की हुर्मत और रसूल पाक की जो इज्जत है वो हम सबको मोहतरम है। अपने बिल्कुल सही कहा जी आपने, उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, उस पर कोई बहस ही नहीं है, उसमें आर्गुमेंट नहीं है, कोई उसमें बात नहीं है। अब बात ये है कि जी जहाँ पे ये सिलसिला है तो इस वक्त जो है वो जो यहाँ पे लोगों को तकलीफात हैं और जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं लोगों को, और बाज बड़े गरीब लोग हैं जिनकी मोटरसाइकिल की भी इस्तेताअत नहीं है या किसी ने अपनी सुजुकी जो है वो किराए पे ली हुई है या कर्ज पे लेकर चला रहा है, तो उनकी अमलाक को, गरीब जो लोग हैं उनकी अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको जो है जल्द अज जल्द इसको सही करने के लिए जस्तजू भी जारी है और इस वक्त गुफ्तगू भी जारी है कि इसको सही तरफ डाला जाए, क्योंकि एक तरफ मुश्किलात हैं आवाम की, दूसरी तरफ जो है तो इसकी वजह से पूरे का पूरा स्टेट की मशीनरी जो है इस वक्त बैठी हुई है। लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात से और बातचीत से ये अगर मसाइल हल हो जाए तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि ये जो इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। जो उस तरफ बैठे हुए प्रोटेस्टर्स वो भी और हम भी, हम एक पेज पे हैं और वो पेज ये है कि हम इस्लाम का हमारा मजहब है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के से पहले ना हमारा मजहब खत्म होता है ना उसके बाद जाके खत्म होता है। तो इसलिए सबको ये समझ आनी चाहिए और इनको मैं समझता हूँ कि जरा दिलासा भी देना चाहिए और समझाना भी चाहिए और इसको इस तरीके से टैकल करना चाहिए कि वो भी नाराज ना हो। लेकिन उनकी नाराजगी इस वक्त थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि उसके जवाब से नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो अपील में भी चले गए हैं और अदालत में ये लोग खुद ही गए थे और अदालत में जब गए उसका एक डिसीजन आया है, तो उसके ऊपर जो है हम अपनी एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसको तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन हमारे नहीं रहेंगे तो फिर तो मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सो आप इंतजार करेंगे कि जब तक ये अपील का फैसला ना आ जाए जी, उस वक्त तक इंतजार करेंगे या हाउ विल यू? नहीं, मैं समझता हूँ कि उससे पहले भी, क्योंकि देखिए अपील का फैसला तो वो काफी टाइम लगेगा, उस वक्त तक तो अगर ये यहाँ पे बैठे रहे तो उस वक्त तक तो बहुत खराबी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि उससे पहले जो है ये किसी तरीके से हमारी बात मान जाए और ये मुंतशिर हो जाए, ताकि निज़ाम है जो हुकूमत तो है। अगर आपकी ये बात मोहसिन साहब नहीं मानते तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए वो तो ऑप्शंस हुकूमत के पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मैं समझता हूँ इस्तेमाल होनी चाहिए। वो जोर जबरदस्ती के जो ऑप्शंस हैं वो मैं समझता हूँ कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि उस तक जो है मामलात पहुंचे ही ना। वो तो बड़ी अच्छी एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन देन अगेन आप अभी तक तो मुज़ाकरात कर चुके हैं, अभी कई रोज गुजर गए और पिछली दफा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इन्हीं लोगों ने धरना दिया था तो उसमें तो काफी रोज तक ये बैठे रहे थे, सो वो बहुत ड्रैग कर गई थी सिचुएशन। तो आप भी इसी तरह चाहेंगे जी? नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि इसको लंबा ट्रैक किया जाए। हम चाहेंगे कि इसको जिस तरह से भी है जल्द अज जल्द इसको काबू में लाया जाए और उनकी जो बातचीत है वो उसको ज्यादा इंटेंसिफाई किया जाए और इसको मामलात को हल की तरफ ले जाया जाए। सो एक चीज क्लियर कर दी आपने कि जो अपील में ये लोग गए हुए हैं कि अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तक आप इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले आप चाहेंगे कि मसले का हल निकल आए और आप चाहेंगे ये कि जो अगर फोर्स का इस्तेमाल करना है या गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल करने के बारे में आप जो कह रहे हैं, दैट विल बी द लास्ट रिजॉर्ट जी। बिल्कुल, और हम चाहेंगे ये आइडियल सिचुएशन हम यही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि अपील से पहले ये हो जाए, लेकिन दैट शुड बी एन आइडियल सिचुएशन कि ना फोर्स इस्तेमाल हो और ना जो है अपील का इंतजार हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अपील का तो 15 दिन का टाइम होता है, उसमें तो अभी काफी दिन है। वो अपील जो है वो कब सुनेगी और उसकी फिर डिसीजन वो पेंडिंग रखेंगे या एकदम अनाउंस कर देंगे,
तो उसके लिए अगर इंतजार किया जाए तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब जी, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। कह रहे हैं जनाब कि जैसे जो एहतजाज कर रहे हैं लोग सड़कों पे, उन्होंने अपील की हुई है अगेंस्ट द डिसीजन जिस पे एतराज़ है उन्हें, और वो अपील का इंतज़ार हुकूमत वक्त नहीं करेगी कि उसका डिसीजन आए। हुकूमत वक्त चाहेगी ये कि अपील के डिसीजन से पहले पहले इनसे मुज़ाकरात करके इन जो एहतजाज कर रहे हैं लोग उनको जनाब उनको घर भेज दिया जाए। लेकिन अगर मुज़ाकरात में कामयाब नहीं होते तो वो फिर लास्ट रिजॉर्ट रखेंगे, फोर्स का इस्तेमाल या गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल करना लास्ट रिजॉर्ट होगा, आखिरी हरबा होगा। उससे पहले कोशिश करेंगे कि जनाब वो इनको घर भेज दें समझा के। लेकिन वन थिंग इज़ क्लियर कि जो अपील में ये लोग गए हुए एहतजाज करने वाले अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस वक़्त तक इंतज़ार नहीं किया जाएगा, उससे पहले पहले वाइंड अप करने की कोशिश की जाएगी। इन लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे, उससे पहले पहले इनको समझा कर या लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल कर कर इनको भेजा जाएगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।